नेक्स्ट आपकी है नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस। तो नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस को एक और जो टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज़ होती है वो है फ्लैश ईटिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसको ये इस वजह से कहते हैं कि क्योंकि ये जो टिपिकल जो आपने अभी तक पढ़ी है सारी फेशियल प्लेन्स, और कि सबसे पहले ये वाली स्पेस इन्फेक्ट होगी, उसके बाद ये वाली स्पेस इन्फेक्ट होगी, और फिर डीप सर्वाइकल स्पेसिस में इन्फेक्शन जाएगी। तो ये जो डिज़ीज़ है ये बेसिकली इसको फॉलो नहीं करती। ये डिज़ीज़ रैपिडली स्प्रेडिंग है और बेसिकली जो है जो टिपिकल वो के बताता है ऑर्गेनाइजेशन है ना कि ये वाली स्पेस पहले इफेक्ट होगी, ये वाली इसको फॉलो नहीं करती और रैपिडली प्रोग्रेस करती है। और हमें पता है जो नॉर्मल इन्फेक्शन होती है जब वो स्प्रेड करती करती इवेंचुअली डीप स्पेसिस में जाके मीडियस्टाइनम में चली जाती है और मीडियस्टाइनाइटिस करवाती है। तो उसका ऑब्वियसली प्रोग्रेशन थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन जब नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस होता है तो ये जल्दी से प्रोग्रेस करके आपकी मीडियस्टाइनम में पहुंच जाती है, और उसको बेसिकली कहते हैं डिसेंडिंग नेक्रोटाइजिंग मीडियस्टाइनाइटिस। तो ऑब्वियसली उसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसकी मैनेजमेंट ये है कि आपने एग्रेसिवली डिब्राइड करना होता है सारा जो सॉफ्ट टिश्यू है जो आपका इन्फेक्ट हो गया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे बेसिकली आपके बैक्टीरियाज पहुँच गए होंगे तो वो आपने सारा टिश्यू है जो है वो रिमूव करवा देना है। और ये बेसिकली एक पोली माइक्रोबियल डिजीज़ है, कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है जो ये करवा रहा हो। और जब आपने डिब्राइड कर देना उसके साथ आपने आईवी एंटीबायोटिक्स लगानी है। जब तक आपका कल्चर सेंसिटिविटी का टेस्ट नहीं आ जाता तब तक आपने एम्पेरिकल बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स लगानी है उसको आईवी की फॉर्म में, जिससे उसका थोड़ा सा आप समझें। एम्पेरिकल का बेसिकली मतलब है कि आपको जो पता है कि ये नॉर्मली ये बैक्टीरियाज ये करवाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म ये करवाता है, तो उनके अगेंस्ट जो आपके पास एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं वो आप लगा देंगे जब तक कि आपके पास स्पेसिफिक कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं आ जाता। यूजुअली ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होती है क्योंकि उनके अंदर आपकी होस्ट डिफेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो जब इन्फेक्शन होती है तो वो रैपिडली स्प्रेड कर जाती है। और क्लिनिकली वो कहता है आपको ओवरलाइंग स्किन का जो है नेक्रोसिस नज़र आता है प्लेटिस्मा मसल का भी, और ओवरलाइंग स्किन में जो आपके जो है अगर आप पिक्चर भी देखें इसकी जो उसने दी हुई है तो उसमें आपको सारा जो है वो नेक्रोसिस नज़र आएगा। तो उसमें यही बताता है वो कि आपने ज़्यादा सारी मतलब एग्रेसिव डिब्राइडमेंट करनी है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एम्पेरिकल एंटीबायोटिक्स देने हैं आईवी। और उसके बाद आपने जो उसकी ऑप्टिमाइजेशन है मेडिकल ऑप्टिमाइजेशन करनी है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी उसको इसके अलावा प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको आपने डील करना है। नेक्स्ट फिर आपका है ऑस्टियोमाइलाइटिस। ऑस्टियोमाइलाइटिस का बेसिकली मतलब यह है कि जो बोन के अंदर आपकी मैरो स्पेसिस होती हैं या आप कह रहे हैं जो ट्रबैकुलर बोन होती है उसकी इन्फ्लेमेशन। अब ये एक क्या कह लें मुश्किल सी चीज़ है, अक्सर लोग कंफ्यूज भी करते हैं कि ऑस्टियोमाइलाइटिस इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है बोन की। तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन है बोन की मैरो स्पेसिस की, जिसकी मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो इन्फेक्शन है। तो ये आपकी बेसिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस है। अब ऑस्टियोमाइलाइटिस डिफरेंट टाइप्स का होता है, जो आपकी इस तरह के सबसे पहले सेपरेटिव ऑस्टियोमाइलाइटिस आता है जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक दो आप समझ लें ब्रांचेस हैं। दूसरा क्रॉनिक सेक्युलरोजिंग होता है, और तीसरा जो है आपका गारेज ऑस्टियोमाइलाइटिस होता है, वो ऑस्टियोमाइलाइटिस विद प्रोलिफरेटिव पेरियोस्टाइटिस भी कहलाता है। तो आपका ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली होता क्या है? ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली ये होता है कि जब आपकी इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल टूथ के अंदर से निकल के पेरी रेटिकुलर एरिया में आएगी, तो वहाँ पे आके उसने सबसे पहले जो मेडलरी स्पेसिस होंगी उसके अंदर जाएगी, और वहाँ पे ऑब्वियसली जब इन्फेक्शन पहुँचेगी तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए आपकी बॉडी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करेगी। तो इन्फ्लेमेशन जब स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पे एडीमा स्टार्ट हो जाएगा। एडीमा जब बनेगा तो बेसिकली आपकी जो वो मेडलरी स्पेस है वो थोड़ी सी एक्सपेंड करना स्टार्ट करेगी, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाहर क्योंकि आपकी बोन है तो उसमें एक्सपेंशन का जो है इतना नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक्सपेंड कर सके। जिस तरह आप पल्प की डिजीज़ पढ़ते हैं तो उसमें भी यही होता है कि जब पल्प के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है तो उसके अराउंड क्योंकि हार्ड टिश्यू पड़ा होता है डेंटिन, तो वो एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि मेडलरी स्पेसिस में एडीमा हो जाता है, जिसकी वजह से क्योंकि एक्सपेंशन नहीं होती तो इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ करता जाता है। जब वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना इंक्रीज़ कर जाए कि जो आपका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है वहाँ पे सप्लाई करने वाला उससे बढ़ जाए तो आपकी आर्टरीज कोलैप्स कर जाएंगी और उस एरिया की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। जब ऑब्वियसली ब्लड सप्लाई नहीं आएगी तो एक तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँच रहे, दूसरा जो आपके होस्ट के डिफेंस सेल्स हैं वो भी वहाँ पे नहीं पहुँच रहे होंगे। तो जो आपकी इन्फेक्शन वहाँ स्टार्ट हुई है वो बेसिकली बढ़ती जाएगी। तो ये बेसिकली आपकी है ऑस्टियोमाइलाइटिस, जो बेसिक इसमें है कि ये होती कैसे है।
फिर वो बताता है कि मैंडिबल में ज़्यादा कॉमन है मैक्सिला की निस्बत। रीज़न उसकी ये है कि मैक्सिला में जो ब्लड सप्लाई है वो थोड़ी सी रोबस्ट है और थोड़ी सी आप समझ लें कि ज़्यादा उसके डिवीजन्स हैं ब्लड सप्लाई की, जबकि जो मैंडिबल की ब्लड सप्लाई है वो सिर्फ वो बताता है इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी और पेरियोस्टियम से होती है। तो ऑब्वियसली जिसकी ब्लड सप्लाई कम है उसमें जब ये डिजीज़ होगी, जो सारा फिनोमेना पढ़ा है हमने, तो वो जल्दी उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कोई अल्टरनेट ब्लड सप्लाई नहीं है। जबकि मैक्सिला में आपके पास डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं और अल्टरनेट ब्लड सप्लाई से वहाँ पे आपके होस्ट डिफेंस सेल्स पहुँच जाते हैं। फिर आपके पास आ जाता है कि ये करवाते कौन से जो ऑर्गेनिज्म है, तो वो बताता है मोस्ट कॉमनली स्टेफलोकोकस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन डिफरेंट अदर बैक्टीरियाज भी इसमें प्रेजेंट होती हैं जिसमें बैक्टीरियोइड्स हैं, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस हैं, और उसके अलावा जो लेस कॉमनली जो कॉज करवाते हैं उसमें आपके पास कैंडाइडा है, स्टेफलोकोकस, एक्टिनोमाइसिस, बैक्टीरियोइड्स, फ्यूजोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस वगैरह आ जाते हैं। फिर वो उसकी ट्रीटमेंट में वो जो एंटीबायोटिक्स बताता है वो ये कहता है बेसिकली कि रेजिस्टेंस से बचने के लिए आप कल्चर सेंसिटिविटी करवा लें और जो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है वो दें। लेकिन वो फिर खुद ही बताता है कि पॉलीमाइक्रोबियल डिजीज़ है तो जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग है वो यूजुअली एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं आती, मल्टीपल बैक्टीरिया आ जाते हैं उसके अंदर, तो फिर एम्पिरिकल ही दे दें तो बेहतर है। तो एम्पिरिकल में वो कहता है कि जो एंटीबायोटिक ऑफ चॉइस है वो आपकी पेनिसिलिन है। उसके बाद क्लिंडामाइसिन है। क्लिंडामाइसिन बेसिकली आपकी डायलासिन सी के नाम से आती है, और फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं उसके बाद जो आपके लीवोफ्लॉक्सासिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन होते हैं। और फिर वो उनकी टाइप्स बताता है आपको। सबसे पहले आ जाती है एक्यूट सपोरेटिव ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो एक्यूट सपोरेटिव ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली वही है कि आपकी मेडुलरी स्पेसिस की इन्फ्लेमेशन है इन्फेक्शन की वजह से, और इसमें जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि इसमें पस फॉर्मेशन होती है। तो वो बताता है कि ये वाली जो एक्यूट सेपरेटिव ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये आपको ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉज जो होते हैं और मेडिकेशन रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ, बरौंज जिसको कहते हैं, इन केसेस में आपको नज़र आते हैं। तो होता है दोनों केसेस में आपकी बोन जो है नेक्रोज्ड हो जाती है, तो इनके ऊपर जब आपके बैक्टीरिया आके इन्फेक्शन करवाते हैं तो उससे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस एक ये है कि ये आउटसाइड से आप समझें स्टार्ट हुआ है, यानी पहले सरफेस ऑफ द बोन पे बैक्टीरिया कॉलोनाइज किए हैं और फिर डिजीज़ जो है वो मेडुलरी स्पेस के अंदर गई है। जबकि अगर ओडोंटोजेनिक कॉज की वजह से होगा, ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन की वजह से ये कॉज होगा, तो वो डायरेक्टली टूथ के पेरियपेक्स के एरिया से मेडुलरी बोन में इन्फेक्शन जाएगी, तो उसमें सरफेस ऑफ द बोन जो है वो आपकी इन्फेक्टेड या नेक्रोज्ड नहीं होगी। तो क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो इसमें आपको मिलेंगी वो एडीमा होगा, जो एरिया इफेक्ट हुआ है वो उसमें रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी और पेन होगी उसको साथ। तो उसके बाद वो बताता है कि रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स आपको क्या मिलेंगी। तो आपको ऑब्वियसली अंदर से जो आपका एरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है बोन का, वहाँ पर आपको रेडियोल्यूसेंसी मिलेगी, और ओवरऑल जो आपकी अपीयरेंस होगी वो मॉथ ईटन अपीयरेंस होगी। तो मॉथ ईटन अपीयरेंस से वो कहता है कि आपको मेलिग्नेंसीज जो हैं वो सस्पेक्ट हो सकती हैं, लेकिन वो बेसिकली एक्यूट सपोरेटिव ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा। तो मॉथ ईटन अपीयरेंस जिन डिफरेंट डिजीज़ की होती है उनमें माइलोमा, लिम्फोमा और ईविंग सार्कोमा वगैरह आ जाते हैं। तो अब वो दूसरी बात ये बताता है, ऑब्वियसली जब आपकी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो रेडियोल्यूसेंट नज़र आती है ना बेसिकली। तो वो बेसिकली ये बताता है कि सारी बोन आपकी रेडियोल्यूसेंट नहीं होती, सेंटर में कुछ एरियाज़ होते हैं जो रेडियो ओपेक भी होते हैं। तो जो रेडियो ओपेक एरिया सेंटर में होते हैं ना, वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपकी डिजीज़ अभी नहीं पहुँची होती, तो उनको आप सिक्वेस्ट्रा कहते हैं। और उनके अराउंड जो रेडियोल्यूसेंट एरियाज़ होते हैं जो बेसिकली जहाँ पे डिजीज़ पहुँच गई और वो ख़राब हो गए हुए हैं, उनको आप इन्वॉल्क्रम कहते हैं। मैनेजमेंट इसकी भी सेम है कि आपने जितना अफेक्टेड एरिया उसको एग्रेसिवली डिब्राइड कर देना है, इतनी बोन एक्सपोज कर देनी है कि नीचे से नॉर्मल बोन आपकी आ जाए और वो ब्लीड कर रही हो। नॉर्मल ब्लीडिंग बोन तक आपने सारी अफेक्टेड बोन को रिमूव कर देना है, और उसके ऊपर आपने वही एम्पिरिकल एंटीबायोटिक थेरेपी, यानी जो आपको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स हैं वो आपने दे देनी है, जो उसने पहले भी बताई हैं कि पेनिसिलिन्स हैं, क्लिंडामाइसिन है और फ्लोरोक्विनोलॉन्स हैं बेसिकली। फिर वो बताता है कि कॉज इसकी डिफरेंट हो सकती हैं, कैरियस टूथ भी हो सकता है, फेल्ड रूट कनाल भी हो सकता है, डेंटल इम्प्लांट भी हो सकता है, ये डेंटल कॉजेज़ हो गई हैं। और उसके अलावा उसने पहले भी बता दिया कि ऑस्टियोरेडियोनेक्रोसिस और मरोंज भी हो सकता है, यानी आपकी मेडिकेशन रिलेटेड भी हो सकता है। फिर यह है कि इससे आपकी बोन काफ़ी वीक हो जाएगी, तो उसकी वजह से इसका फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो उसको आप पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहेंगे क्योंकि किसी डिजीज़ की वजह से फ्रैक्चर हो रहा है।
फिर सेकंड आपकी टाइप है क्रॉनिक सपोरेटिव ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो इसमें और एक्यूट सपोरेटिव ऑस्टियोमाइलाइटिस में बेसिकली टाइम का डिफरेंस है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग होगा, यानी काफ़ी देर से आपका जो है वो ऑस्टियोमाइलाइटिस चल रहा है। और बेसिकली इसमें ये होगा कि आपने हो सकता है, वो कहता है कि आपने पहले से जो एरिया है वो उसमें कोई ग्राफ्ट लगाया हो बोन का पहले से ठीक करने के लिए, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। तो ट्रीटमेंट उसने बताया कि सेम है इसकी, कि आपने वही बोन की जो है वो सारी डिब्राइडमेंट करनी है जितनी नेक्रोज्ड बोन है। और अगर आपने पहले से कोई ग्राफ्ट वगैरह लगाया हुआ है या कोई इस तरह की चीज़ सर्जिकल प्रोसीजर किया हुआ है, तो जो भी आपका पहले नॉन वाइबल टिश्यू या हार्डवेयर है वो भी आपने रिमूव कर देना है। फिर वो आपको बता देता है कि उसमें आपने कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवा के इसमें भी आपने हाई डोज IV एंटीबायोटिक्स देने होते हैं। और वो यूजुअली बताता है कि 6 वीक्स तक एटलीस्ट देने होते हैं, लेकिन अगर आपकी जो डिज़ीज़ है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही 6 वीक्स के अंदर और उसी तरह की है, तो आप अप टू 6 मंथ्स तक भी IV एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। फिर थर्ड जो आपकी है वो क्रॉनिक सेक्युलरोजिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस है। तो इसमें और पहले जो दो आपने पढ़े हैं उनमें डिफरेंस ये है कि इसमें पास फॉर्मेशन नहीं हो रही, और दूसरी बात ये है कि ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस की टाइप है ये एक्टिनोमाइसिस और इकोनेला कोरेंडन्स जो हैं ये दो इसके इफेक्टिव ऑफेंडिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो बेसिकली इसमें ये होना है कि आपकी जो बोन है उसका फाइब्रोसिस करवा देंगे, ये उसकी मेडलरी स्पेस का फाइब्रोसिस हो जाएगा। तो आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो लो ग्रेड आप समझ लें और लॉन्ग स्टैंडिंग ऑस्टियोमाइलाइटिस या इन्फेक्शन होगी वो बेसिकली आपकी मेडलरी स्पेस की फाइब्रोसिस करवा देगी। जो यूजुअली नेक्रोसिस होता है वो इस केस में फाइब्रोसिस या सेक्युलरोसिस हो जाएगा। तो वो बेसिकली जो है आपकी आप समझे मेडलरी बोन हार्ड हो जाएगी, नॉर्मल बोन की तरह हो जाएगी। तो वो पैथोग्नोमिक क्लिनिकल साइन जब वो बताता है वो कहता है कि इंटेंस पेन होती है पेशेंट को, और वो बेसिकली ये बताता है कि एक डल पेन तो उसको कांस्टेंट रहती है, लेकिन बीच में एग्जैसरबेट हो जाती है, एग्रीवेट हो जाती है कुछ टाइम के लिए, जो कि इंटेंस होती है। फिर वो कहता है कि काफ़ी अरसे तक यूजुअली जो ये टाइप होती है वो डायग्नोज नहीं हो पा रही होती, यूजुअली डायग्नोज करना इसको मुश्किल होता है। और रेडियोग्राफिकली वो कहता है ऑब्वियसली आपको पता है कि वहाँ पे जो नॉर्मल एरिया मेडलरी बोन का होना चाहिए वो क्योंकि ज़्यादा आपका सेक्युलरोज हो गया, फाइब्रोज हो गया है, तो वो आपको ज़्यादा रेडियो पेक नज़र आ रहा होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई होगी। और वो यही बताता है कि फिर सर्जिकल रिसेक्शन आपको ज़रूरी हो जाती है करनी उस केस के अंदर, यानी जितना आपका जो अफेक्टेड पार्ट है बोन का वो आपने रिमूव करना है और एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है और हाइपरबैरिक ऑक्सीजन भी आप दे सकते हैं। वो बेसिकली जो आपकी डिज़ीज़ की प्रोग्रेशन है उसको स्टॉप करेगी। और लास्ट जो इसकी टाइप है वो है ऑस्टियोमाइलाइटिस विद प्रोलिफरेटिव पेरियोस्टाइटिस। तो इसमें बेसिकली होता ये है कि आपकी ये क्रॉनिक जो है ना इरिटेशन है बोन की, तो आपकी बोन जो है वो फर्दर जो है बोन को डिपॉजिट करने लग जाती है बिटवीन बोन एंड द पेरियोस्टियम। तो पेरियोस्टियम जो है वो बेसिकली आप समझे बोन के ऊपर से उठ जाती है और उसके और बोन के दरम्यान में बोन जो है वो उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली ये आपको रेडियोग्राफिकली जो है ऑनियन स्किन अपीयरेंस देती है, और ये उन केसेस में होती है जिनकी यंग जो है वो पेशेंट हो और उसकी वेस्कुलरिटी इंक्रीज हो, तो उस केस के अंदर ये होता है बेसिकली। और ये उसका बेसिक सीन यही है कि आपकी जो इरिटेशन है वो फर्दर बोन डिपॉजिट करवा देगी बिटवीन द पेरियोस्टियम एंड द बोन। और ट्रीटमेंट इसकी बेसिकली ये है कि आपने जो भी उसकी इन्फेक्शियस सोर्स है जो क्रॉनिक इरिटेशन करवा रहा है उसको रिमूव करना है, और उसके बाद आपने उसको थोड़ी देर के लिए शॉर्ट टर्म एंटीबायोटिक्स पे लगाना है। इस केस में बेसिकली डिब्राइडमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई नेक्रोज्ड एरिया ऐसा नहीं है या इस तरह की चीज़ नहीं है। बेसिकली थोड़ी सी बोन ही आपकी एक्स्ट्रा बनी हुई है, तो आपने उसको छेड़ना नहीं है। लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो कहता है कि आपने नहीं देनी, शॉर्ट टर्म देनी है बस। फिर आपकी एक्टिनोमाइकोसिस है। एक्टिनोमाइकोसिस आपका एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया करवाता है, उसकी डिफरेंट आगे से मतलब आप समझ लें डिफरेंट एक्टिनोमाइसिस के आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज हैं, जिसमें एक्टिनोमाइसिस इसराइली जो है वो बेसिकली सबसे कॉमन है। उसके अलावा नेस्लेंडाई और डोंटोलिटिकस वगैरह भी होते हैं। तो बेसिकली ये एनारोबिक बैक्टीरिया है जो नॉर्मल ओरल फ्लोरा का पार्ट होता है, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आप इसको समझ लें कि या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हो तो उसमें ये होगा, या फिर उसको कोई एनारोबिक साइट चाहिए होगी, यानी कोई एरिया ऑफ फ्रैक्चर है या टूथ एक्सट्रैक्शन है या इंजर्ड साइट है कोई, तो उस एरिया में जब ये जाएगा और इन्फेक्शन करेगा तो इसकी डिज़ीज़ होगी, अदरवाइज़ ये डिज़ीज़ नहीं करेगा, नॉर्मल ओरल फ्लोरा है ये।
तो जो क्लिनिकल फाइंडिंग आपको एक्टिनोमाइकोसिस में मिलेगी वो इंड्यूरेशन होगी, जहाँ पे भी ये इन्फेक्शन करवाएगा। इंड्यूरेशन यानी वो एरिया हार्ड हो जाएगा, तो वहाँ पे नोडुलर फाइब्रोसिस हो जाएगा। ऑब्वियसली ये भी उसी को शो कर रहा है। और साथ इंटरमिटेंट स्पॉन्टेनियस ड्रेनेज ट्रैक्ट्स बन जाएंगे, यानी एक साइनस ट्रैक्ट बन जाएगा जिसमें से जो है वो ड्रेन होती रहेगी इन्फेक्शन। तो उसके बाद वो ये बताता है बेसिकली कि आपकी जो डिज़ीज़ है वो इवेंचुअली जाके एक सूडो ट्यूमर बना देती है, जिसके अंदर एक फिस्टुला ओपन हो जाता है, जिसमें से जो पस निकलती है या जो भी आप समझ लें सिक्रीशन निकलती है, उसके पैथोग्नोमिक साइन है कि उसमें सल्फ़र ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो जब आप उसके जो पस डिस्चार्ज होता है उसकी आप लैब्स करवाएंगे तो उसके अंदर सल्फ़र ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, तो आपकी एक्टिनोमाइकोसिस जो है वो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। और इसके लिए भी वो बेसिकली यही कहता है कि आपने इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, जो बेसिकली आपकी पेनिसिलिन जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। और उसके बाद अलावा वो कहते हैं डॉक्सीसाइक्लिन और क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं अगर आपका पेशेंट जो है वो पेनिसिलिन से एलर्जिक है तो। और लास्टली आपकी कैंडिडियासिस है। कैंडिडियासिस भी आपकी एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है, यानी ये कैंडिडा भी बेसिकली आपका नॉर्मल ओरल फ्लोरा में प्रेजेंट होता है और उस वक्त ही डिजीज़ करता है जब आपकी जो नॉर्मल होस्ट डिफेंस है वो डाउन हो जाए बेसिकली। तो उसमें आपके डिफरेंट सिस्टमिक या लोकल फैक्टर्स आ सकते हैं। एड्स हो सकता है, डायबिटीज़ है, कीमोथेरेपी है, ल्यूकीमिया है, या इस तरह की डिफरेंट डिजीज़ हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। पहला आपका स्यूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस है, जिसमें आपको वाइट पैचेस मिलते हैं, जिसको आप इजीली रिमूव करके कर सकते हैं और नीचे से आपको एरिथमेटस टिश्यू मिलता है। सेकंड आपकी एरिथमेटस कैंडिडियासिस है, इसमें आपको रेड कलर का वहाँ पे म्यूकोजा मिलेगा। और थर्ड आपका एंगुलर चिलाइटिस है बेसिकली, और ये आपका है एंगल ऑफ द माउथ पे इन्फेक्शन होती है। तो वो इसके लिए जो रिलायबल टेस्ट है वो ये बताता है कि आप उसकी बायोप्सी करवा के पारायोडिक एसिड शिफ्ट स्टेनिंग से उसको चेक करें, तो इससे आपको टिश्यू इन्वेजन का पता चल जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस से वो कहते हैं टिश्यू इन्वेजन का नहीं पता चलता है। हाइफे और सूडो हाइफे तो पता चल जाते हैं, लेकिन उससे टिश्यू इन्वेजन का पता नहीं चलता। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो सिंपल है कि आप लोकल भी दे सकते हैं, कोई लोजेंजेस वगैरह, या फिर आप उसको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। अगर वो आपका है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो सिस्टेमिकली भी दे सकते हैं। फिर ये उसने लोकल और सिस्टेमिक कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं जो कैंडिडियासिस करवा सकते हैं, वो भी टेबल की फॉर्म में है तो वो भी देख लेते हैं बस। और इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।